लोग का स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को मेल इनफर्टिलिटी में बहुत पुराने पुराने अनुभूत योग बताऊंगा जो आप लोगों को प्रैक्टिस को और भी बढ़ा देंगे। और आप लोग विश्वास करिए कि जो भी मैं आज बताऊंगा यह आप लोगों को प्रैक्टिस को और अच्छा बनाएंगे, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है। बहुत ऐसे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जिनको मेल इनफर्टिलिटी है। आजकल क्या हो गया है कि करियर बनाने का सब लोगों को सपना रहता है, तो इसकी वजह से ना शादियां लेट हो रही है। और जो बताया गया है, अपने संहिताओं में बताया गया है कि 25 साल के पुरुष को 16 साल की लड़की के साथ विवाह करना चाहिए। ऐसा सुश्रुत संहिता में बताया है, रेफरेंस है। तो 25 साल के पुरुष को 16 साल की लड़की का जो ये बताया है, इसका क्या लॉजिक क्या है कि कभी भी आप लोग देखेंगे ना, तो पुरुष जो होते हैं ना उनका जो डेथ होता है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि पुरुषों का स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, काम बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे पास तो एक पेशेंट आए कल, वो बोल रहे थे वो आईटी में है और इन्फोसिस में है। तो वो बोले कि सर डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को ना सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, और मैं इन्फोसिस में जॉब करता हूँ, तो यहाँ से जाने में मेरे को 1 घंटा लगता है। तो और मेरा सिंगापुर का वो सारा कंपनी का है। तो मैं ना रात को कभी 1 बजे 2 बजे सोता हूँ, और सुबह मुझे उठना पड़ता है 5 बजे। और 5 बजे उठ के 5:40 में मुझे कैब आती है, कैब में बैठ के और फिर मैं टिफ़िन उफ़िन लेके और जाता हूँ। तो मेरी वाइफ को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो खाना बना के देती हैं, क्योंकि बाहर का जो वहाँ का मेस का खाना मिलता है कैंटीन का, वो अच्छा नहीं रहता, उससे मुझे तकलीफ होती है। तो वो मैंने कहा कि आप 3-4 घंटे में आपका नींद पूरा हो जाता है क्या? तो बोले हाँ। और मैंने कहा कितने बजे आते हैं काम से? तो बोले कि मैं 5 बजे आता हूँ और सॉफ्टवेयर का काम है। तो अभी जैसे ये जियो का, उन्होंने मैंने पूछा काम का क्या काम करते हैं आप लोग, इन्फोसिस में क्या काम करते हैं? तो बोले कि अभी जियो है। तो जियो क्या करता है कि अभी आज आप लोगों को मालूम है, वो अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं वैष्णव जैन जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने आज ना 5G लॉन्च कर लिया है इंडिया में। तो ये बहुत बधाई का बात है। अभी हम लोगों के पास और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, ये लोग को यही चीज़ ये करना पड़ता है कि कितना जीबी डेटा मिल रहा है हम लोग को, कितने ग्राहकों को मिल रहा है, कितना कंपनी दे रही है, यही सब काम रहता है। तो ये लोग ना असली में एक तरह से देखा जाए तो जियो का ही प्रोजेक्ट रहता है। अलग अलग जो ये कंपनियां रहती है, ये मतलब टेलीकॉम कंपनियां रहती है, इन लोग की अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं ऐप में। ऐप बना के फिर इनको डाउनलोड करना, जैसे अभी हम लोग व्हाट्सएप का ऐप देखते हैं, इंस्टाग्राम का देखते हैं, ऐसी बहुत सारे ऐप डेवलप करने का काम ये लोग करते हैं। और उसके लिए बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स रहते हैं और वो करते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है। और फिर उनका ये एक चीज़ मिला कि इनफर्टिलिटी, क्योंकि नींद कम हो रही है, अच्छा रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र बन नहीं रहा, तो उनको मेल इनफर्टिलिटी आ रहा है। तो मैंने कहा फिर आप 5 बजे आ जाते हैं तो क्या करते हैं? तो बोले कि फिर मैं ना सो नहीं पाता हूँ, और फिर डायरेक्ट रात को ही होता है, सैटरडे संडे ही मैं सो पाता हूँ, मतलब हफ्ते में 2 ही दिन सो पाता हूँ। और नहीं तो फिर रोज का राशन है, सब्जी है, ये है वो है। और मेरी बेटी है वो रोती रहती है, तो बड़ी बेटी है, 5-6 साल की है। तो वो रोती है, कभी वाइफ को बनाओ खाना बना के दो, क्योंकि बैक प्रॉब्लम है। मेरा होने के बाद मैं वाइफ को भी लेके आऊंगा। तो ये कम नींद होना ये मेल इनफर्टिलिटी का एक हेतु है। और आजकल क्या है कि लोगों को करियर बनाना है, पैसा कमाना है। उन्होंने कहा बिजनेस में भी कुछ लॉस हो गया, यहाँ लॉकडाउन हो गया, तो मैंने कुछ और भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। तो मतलब निद्रा नाश तो हुआ है ना, तो वो मेल इनफर्टिलिटी का कारण है। और क्या है कि लेट मैरिजेस, लोगों की ना लेट शादियां हो रही है, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है। अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, फिर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, वो चीज़ नहीं हो पाता है, या नेटफॉल हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम तो रही आ ही रही है मेल इनफर्टिलिटी में। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्शन का प्रॉब्लम है, इरेक्शन हो ही नहीं रहा है, या फिर ऐसे बहुत लोग ना डिस्टर्ब हैं आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है। आप लोग जब भी देखेंगे ना, आपके पास पेशेंट आते हैं कि नहीं पता नहीं है, लेकिन हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वह बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब है, शुक्र धातु का क्षय बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पहले बचपन में गंदी आदतें रहती हैं कि मास्टरबेशन करना है, हाथ से धातु निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग के पास ना केवल 2 या 3 दवाइयाँ दे के नहीं होगा कि आपने दे दिया सिद्ध मकर ध्वज दे दिया, ये कामिनी विद्रावण रस दे दिया, शुक्र वल्लभ रस दे दिया, क्योंकि ये सब दवाइयाँ महंगी हैं।
हमें कोई सस्ती सस्ती दवाइयाँ भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आप लोग को जो अनुभूति योग बताऊंगा, इसमें बहुत सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिसिन है जो आप लोगों को प्रैक्टिस को बढ़ा देगा। और सोचिए, जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग पेशेंट को दीजिए, सोचिए, द्रव्य गुण की किताबें पढ़िए और फिर दीजिए, आप लोग को जरूर फायदा होने वाला है। मैं कुछ कुछ पौष्टिक योग बताऊंगा मेल इनफर्टिलिटी में, जो ना शुक्र धातु को गाढ़ा करता है, शुक्र धातु को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है, क्योंकि हर धातु का साम्यावस्था रहना बहुत जरूरी है। शुक्र अगर साम्यावस्था में रहेगा तो शरीर में ओज रहेगा, शरीर में मतलब वीरता जो रहेगी, मतलब इंसान वीर रहेगा, मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग डिटरमाइंड रहेगा। तो इसीलिए हम लोग जो चिकित्सा कर रहे हैं वो हमारा पर्पस कैसे है कि केवल वृक्ष बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं और सेक्सुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम ओवरऑल कर रहे हैं कि उसका मेंटल कैपेसिटी अच्छा हो जाए, उसका आईक्यू लेवल अच्छा हो जाए, उसका इंटेलिजेंस भी बढ़े, क्योंकि शुक्र धातु ही बहुत ज्यादा रहता है। तो फिर वो मज्जा और शुक्र, इसकी वजह से इंटेलिजेंस बढ़ता है। शुक्र का क्षय हो जाएगा, मज्जा का भी क्षय हो जाएगा, तो फिर उसकी वजह से फिर इंटेलिजेंस या फिर डिसीजन मेकिंग जो रहता है, या पूरा दिन कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बहुत ज्यादा शुक्र क्षय हो जाता है। तो इसलिए शुक्र धातु को अच्छा करना है। तो कुछ कुछ मैं योग बताऊंगा जो आप लोग अपने प्रैक्टिस में यूज करेंगे। तो और मैं आगे के कभी लेक्चर में वीर्य स्तंभन योग भी बताऊंगा। मतलब बहुत ज्यादा प्री मैचर इजैकुलेशन हो रहा है तो वीर्य को स्तंभन होना भी जरूरी है। फिर मैं आप लोग को स्वप्न दोष हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है, सोते सोते ही कुछ ऐसा सपना देखते हैं जो अननेचुरल चीजें रहती हैं, ऐसे सपने में आता है और शुक्र निकल जाता है, उसके लिए भी मैं बहुत सारा बताऊंगा। आप लोग को ऐसे मालूम भी है, आप लोग प्रैक्टिशनर हैं, आप लोग को मालूम है, तब भी मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। तो पौष्टिक योग मेल इनफर्टिलिटी में हमें वृक्ष दवाइयां देनी है और सिंपल सिंपल दवाइयां देनी है। तो हमें क्या करना है कि अश्वगंधा का जो मूल होता है वह 2 भाग ले लेना है। विदारी का जो चूर्ण रहता है, विदारी कंद का जो चूर्ण रहता है वो 1 भाग चूर्ण ले लेना है, और उसको 1 पाव या 1 गिलास जो दूध होता है उसमें मिक्स करके पीजिए, अगर नहीं पीने का मन है उसके टेस्ट की वजह से। अश्वगंधा तो घोड़े के तरह स्मेल वाला रहता है, विदारी कंद भी थोड़ा देखने में कुछ अजीब रहता है थोड़ा। तो आप क्या करिए कि इन दोनों को मिक्स करिए, 2 भाग अश्वगंधा और 1 बार विदारी का चूर्ण, विदारी कंद का चूर्ण, इसको मिक्स करके और 1 टीस्पून इतना में मात्रा में ले लिया। अब पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, किसी को 1 चुटकी चाहिए होता है, किसी को 1 चम्मच चाहिए होता है, किसी को आधा चम्मच चाहिए होता है, अग्नि के हिसाब से और कितना उसको तकलीफ है उस हिसाब से डोज कम ज्यादा हम लोग करते हैं। दुष्यम देशम प्रकृति अलम अनलम, इस हिसाब से करते हैं। और सबसे पहले संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन करना बहुत जरूरी है। अगर वो शुक्र का क्षय कर रहे हैं, पॉर्न वीडियोस देखने की आदत है, गंदे गंदे बातें करने की आदत है, जो अष्ट मैथुन बताए हैं, स्त्रियों के साथ छुप छुप के बात करना, स्त्रियों के साथ मतलब खेलना, स्त्रियों के साथ बैठना, ये जो है अष्ट मैथुन, ये तो स्त्रियों को छुप छुप के देखना, ये उसमें ये आता है कि ये सारा जो मोबाइल है, मोबाइल से कुछ भी चीजें, गंदी चीजें, अश्लील चीजें देखना, तो उससे क्या होता है, उत्तेजना आती है और शुक्र धातु जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में निकल जाता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा न तकलीफ हो जाती है, शुक्र क्षय हो जाता है। तो हमें कुछ पौष्टिक चीजें देनी है। तो निदान परिवर्जन कर लिया, और शुक्र धातु को बनाने वाली, स्पर्मेटोजेनेसिस करने वाली कुछ दवाइयां हैं तो आयुर्वेद में, और सेफ दवाइयां हैं। बस ये बात याद रखिए कि हम ज्यादा मात्रा में न दे के अग्नि मान्यता करें या फिर होरलास करने लगे। अश्वगंधा का मूल जो होता है ना, उसके अंदर का भाग जो, वो आप देखिए कि सेलेक्ट करिए। जैसे कि हम लोग शतावरी कल्प बना रहे हैं, तो शतावरी कल्प में जो शतावरी मूल का अंदर का जो डंडा होता है, मूल के अंदर एकदम वो होता है, वो वामक होता है, लेकिन ऊपर का जो मूल के ऊपर कवरिंग होता है वही हम लोग चिकित्सा में करते हैं। तो हम लोग जब शतावरी मूल को उबाल देते हैं तो उसका जो ऊपर का कवरिंग है उसको सब ऐसे खींच खींच के निकालते हैं, और जो पीछे हार्ड डंडा होता है उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो इसी तरह से अश्वगंधा जो है ना, अश्वगंधा नील श्लेष्म शुत्र श्रोत्र छाया, ऐसा जो बताया है, तो यह क्या करता है कि उष्ण है थोड़ा दवाई, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इसका मात्रा पेशेंट के हिसाब से हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ तो बोलते हैं 2 भाग ले लीजिए अश्वगंधा, जितना भी है 2 भाग वो, और 1 भाग विदारी कंद का चूर्ण, और इसको 1 तोला चूर्ण ले लेना है। 1 तोला मतलब 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम तक ले लेना है। 1 पाव दूध के साथ इसका सेवन करना है। तो इससे ना 30 दिन या 40 दिन या 45 दिन, मैक्सिमम 45 दिन तक देना चाहिए, फिर रुक जाना चाहिए, फिर उसके बाद ब्रेक करना चाहिए, फिर ब्रेक, फिर 40 दिन तक करना चाहिए। तो ऐसा करने से ना वो शुक्र धातु को पुष्टि मिलती है, और पुष्टि मिलने से शुक्र धातु बहुत अच्छा गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है। इसी तरह से जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल का जो फल आता है उसका चूर्ण ले लेना है, और बीज के साथ या फिर उसका चूर्ण जो रहता है पीपल के फल का चूर्ण,
या फिर बीज के साथ लेके दूध 1 पाव के साथ में उसका सेवन करना है। तो पीपल का बीज में भी बहुत ऐसा गुणधर्म रहता है कि उससे भी शुक्र धातु बहुत अच्छा बढ़ जाता है। इसी तरह से आप लोग को स्नूही मालूम होगा। स्नूही जो रहता है वो कैक्टस जैसा दिखता है, लेकिन वो पहाड़ों पे रहता है, और उसी का शीर से हम लोग शिलाजित वगैरह बनने की प्रक्रिया देखते हैं। कि जैसे कि हिमालय के पर्वत हो गए, वहाँ पे जो स्नूही रहता है उसका जो दूध निकल, क्योंकि श्री वृक्ष है और क्षार्यता बहुत ज्यादा रहती है, उसी का दूध को हम लोग क्षार सूत्र में भी प्रयोग करते हैं। तो स्नूही जो रहती है, जिसको मराठी में निवडुंग बोलते हैं, और कांटे वाला जो रहता है उसके फल का अंदर का बीज का चूर्ण लेना है, मतलब उसके बीज का चूर्ण लेना है। और फिर क्या करना है कि यह भी दूध के साथ या एक थोड़ा सा घी के साथ इसका सेवन करें, थोड़ा सा दूध पी लें और उसके बाद में घी का सेवन करें। इससे भी यह शुक्र धातु को पुष्टि करता है। और अजोस्पर्मिया है, या आप सीमन एनालिसिस नहीं किए हैं लेकिन पेशेंट को लग रहा है हमारे पास कि थोड़ा वीकनेस है, वाइफ के पास जाता है ना तो वो जल्दी से निकल जाता है, उसका फ्यूज उड़ जाता है, ऐसे कंडीशन, फ्यूज उड़ जाना है ऐसे मैं नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ, तो मतलब वो शुक्र निकल गया और उसके बाद में फिर इरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे पुष्टि होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से जो स्नोही रहता है उसके जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, बहुत कम पत्ते आते हैं, वो ज्यादातर कांटे वाली वनस्पति होती है और उसके अंदर पूरा दूध भरा रहता है, जो क्षार सूत्र में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एक तो मैंने बीज के चूर्ण का बता दिया, मैंने बीज का चूर्ण या बीज का प्रयोग करते हैं तो वह दूध के साथ करें या घी के साथ सेवन करें। दूसरा है कि जो पत्ते रहते हैं उसको ना थोड़ा सा भून देना है, और फिर उसमें थोड़ा भुनने के बाद ना जो ये स्नोही के पत्ते रहते हैं उसको भुनने के बाद उसका रस निकालना है, ताकि वो अच्छे से रस निकाल, थोड़ा ही भुनना है, ज्यादा नहीं भुनना है। और उसके बाद में थोड़ा सा निचोड़ के रस निकालना है और उसमें बादाम डालना है और चीनी डालना है या मिश्री डालना है और उसको दूध में मिक्स करके और वह पीना है। तो यह भी उत्तम वृक्ष रहता है और पौष्टिक योग रहता है, पुष्टि देता है शुक्र धातु को, और मेल इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से तालीम खाना, आप लोग को मालूम है तालीम खाना जिसको हम लोग कोकिलाक्ष भी बोलते हैं, उसका चूर्ण लेके आना है और उसको ना आधा आधा चम्मच या सुबह शाम दूध के साथ पी लेना है, और दूध में मिक्स करके और तुरंत ही पी लेना है, नहीं तो अगर बहुत देर के बाद पियेंगे तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और फिर वो पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तालीम खाना का चूर्ण लेके आइए, तालीम खाना या कोकिलाक्ष का चूर्ण लेके, क्षार का प्रयोग नहीं, क्षार जो है वह किसमें है तो वातरक में बताया, कोकिलाक्ष क्षार, यहाँ पर कोकिलाक्ष का चूर्ण लेके आना है और इसको दूध में मिक्स करके और पी लेना है, तुरंत ही पीना है, तुरंत ही मिक्स करना है, तुरंत ही पी लेना है। इसी तरह से पुराना गुड़ आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, पुराना गुड़ ले लेना है, उड़द का आटा ले लेना है 4 भाग, शुंठी 1 भाग ले लेना है, और तिल 4 भाग ले लेना है। सफेद तिल लीजिए या काला तिल ले लीजिए, सभी को कूट के और फिर ना 3-3 तोला की गोलियां बना लीजिए, लड्डू बना लीजिए, लड्डू या ऐसे थोड़ा मोदक टाइप से बना लीजिए और इसका सेवन करें ना दूध के साथ। फिर से मैं बताता हूँ, तो गुड़ लेना है, पुराना वाला गुड़ लेना है, उड़द का आटा लेना है, शुंठी 1 भाग लेना है और तिल 4 भाग लेना है, इसको मिक्स करके और इसका लड्डू बनाना है कूट के, और 3-3 तोला की लड्डू बना के रख देना है। इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं तो यह और ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। तो इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो पुष्टि करता है, शुक्र धातु को बनाता है। जिन लोगों में शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आए हैं जिनका ना वो बोलते हैं कि हम लोग ना बहुत ज्यादा ये करते हैं, मास्टरबेट करते हैं, लेकिन हमारा शुक्र ही क्षय हो गया है, हमको ना निकलता ही नहीं है शुक्र, इजीली निकलता ही नहीं है, और कभी कभी 1-1 घंटा तक मास्टरबेशन करना पड़ता है तब थोड़ा सा निकलता है, मतलब इतना शुक्र का क्षय हुआ रहता है। तो इसीलिए ऐसे सारे कंडीशन में पुराना वाला गुड़ लेना है, 1 साल से पुराना गुड़ रहता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। उड़द का आटा लेना है 4 भाग, शुंठी 1 भाग और तिल 4 भाग, इसको कूट के लड्डू बनाना है, थोड़ा सा घी डाल के लड्डू बनाना है और पेशेंट को सुबह और शाम 1-1 लड्डू देना है और बोलना है कि आप दूध के साथ इसका सेवन करिए, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से शतावरी का मूल लेना है, अलग फॉर्मूला बता रहा हूँ, शतावरी का मूल लेना है, बेहड़ा जो वनस्पति है उसके मूल का ऊपर का जो छिलका है वह लेना है, जिसको हम छाल बोलेंगे, बेहड़ा मूल के ऊपर का छाल ले लेना है, अश्वगंधा का मूल ले लेना है और काली मुसली लेना है। वो मुसली भी 2 आते हैं, सफेद मुसली, कृष्ण मुसली, तो काली मुसली लेना है, गोक्षुर लेना है, भांग का थोड़ा बीज ले लेना है, इन सबको सम प्रमाण में लेके और फिर दूध के साथ इसको घोट देना है या घी के साथ थोड़ा सा मर्दन कर देना है, और उसके बाद में 1-1 तोला की मात्रा में सुबह शाम अगर ले ले तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है, शुक्र को पुष्टि दे देता है। और इसका पथ्य यह है कि तेल, मिर्ची, मसाला, खटाई ये सब वर्ज कर देना है, तब ये और ज्यादा फायदा करता है। ये फॉर्मूला मैं फिर से बताता हूँ, शतावरी मूल लेना है
बेहड़ा का मूल का ऊपर का छाल ले लेना है, अश्वगंधा का मूल लेना है, काला मुसली लेना है, गोक्षुर का गोक्षुर का बीज लेना है, उसको पीस के सारा चूर्ण फॉर्म में ले लेना है, गोक्षुर चूर्ण। और भांग का बीज ये मार्केट में मिलता है, भांग को विजया भी बोलते हैं। इसको सम प्रमाण में लेके और फिर क्या करना है कि दूध के साथ घोट देना है। अगर दूध के साथ नहीं घोटना है तो पानी के साथ घोट दीजिए और इसकी गोली टाइप बना लीजिए। और इसको ना दूध एक ग्लास सुबह एक ग्लास शाम को इसके साथ में उसका पाउडर के फॉर्म में, अगर आपने भावना दे दिया है तो उसको ड्राई होना बहुत जरूरी है, वो भी छाया शुष्क होकर ड्राई होना बहुत जरूरी है। तो पाउडर फॉर्म में लीजिए या फिर पाउडर फॉर्म में 5 से 10 ग्राम लीजिए, और नहीं तो गोली बना के अगर लेना है तो 1 गोली 2 गोली अगर आप लेंगे तो इससे ना बहुत अच्छा पेशेंट को फायदा हो जाता है। इसी तरह से जो चंद्रशूर रहता है, जिसको हम मराठी में हाड़ी भी बोलते हैं, आड़ी, तो चंद्रशूर से आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, हम लोग आयुष दर्पण में बात करते हैं कि हाइट बढ़ता है। 30 भाग लेके एक भाग करके 30 भाग कर 1 किलो का 30 भाग करके एक एक भाग को निगलना है, और बाकी और भी दवाइयां मैं हाइट बढ़ाने के लिए बोलता हूँ। तो वही चंद्रशूर ले लेना है, उसको ना पूरा पाउडर पीस देना है, और पीस के एकदम वस्त्र गाल करके उसका फाइन पाउडर लेना है। और उसमें क्या करना है कि जो बरगद है, बरगद के पत्ते तोड़ने हैं, और उसमें ना बहुत सारा दूध निकलता है, तो ऐसे बहुत सारा कलेक्ट करके लाना है। बरगद को थोड़ा थोड़ा तोड़ के बहुत सारे जो दूध निकल रहा है वो ले लेना है। और ये जो चंद्रशूर है इसको ना ऐसे ऐसे घोट देना है, और उसके बाद में शराब संपुट में डाल के, और ये जो मिश्रण रहेगा जो चंद्रशूर के आटे का है और जिसमें बरगद के दूध की भावना दी है, इसको शराब संपुट में डाल के मुल्तानी मिट्टी से ढक के और 7 बार पुट दे देना है। पुट देने के बाद ना फिर एक अच्छा सा पाउडर, राख टाइप पाउडर बन जाता है। और फिर इसको ना एक एक तोला नहीं, एक एक चुटकी, एक एक रत्ती या गुंजा की मात्रा में, अगर या फिर आप 5 से 10 ग्राम भी दे सकते हैं, पेशेंट का अग्नि और प्रकृति देख के। तो इसको सुबह शाम जो है वह चीनी के साथ मिक्स करके या मिश्री के साथ मिक्स करके और फिर खाना है। जब भी आप सेवन करें तो मिश्री जरूर होना चाहिए या चीनी के साथ ही खाना है, और उसके बाद में दूध पी लेना है। तो इससे क्या होता है कि इससे भी ये पुष्टि देता है, और मेल इनफर्टिलिटी में ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से आंवला लेना है, आंवला का चूर्ण लेना है, अश्वगंधा का चूर्ण लेना है, मधु में मिक्स करके, और यह सुबह शाम खा लेना है। और इससे क्या होता है, और 21 डेज तक इसका सेवन करना है। इससे मेल इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आंवला का चूर्ण लेना है, 1 भाग लेना है, और तिल 4 भाग लेना है, और इसको पीस देना है पूरा अच्छे से। तिल का भी फाइन पाउडर होना चाहिए, आंवला का भी 1 भाग होना चाहिए, और 4 भाग तिल और 1 भाग आंवला, इसको मिक्स करके और इसका सेवन मधु के साथ करें, और मधु के साथ सेवन करके फिर दूध पी लें। तो इससे क्या होता है कि अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, या फिर जो मेल इनफर्टिलिटी के बहुत सारे और भी रहते हैं डिसफंक्शनल, ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, या फिर सेक्स फटीग होता है, उन सब में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से गेहूं लेना है, गेहूं को थोड़ा सा 50 ग्राम तक ले लीजिए, और गेहूं को ना अच्छे से धो के और दूध में डाल के, गाय का जो दूध है उसमें डाल के फुला दीजिए। रात भर में वो फूल जाता है भिगो के रखने की वजह से, और फिर सुबह क्या करना है कि उसको मिक्सी में पीस दीजिए। और वो पीसने के बाद जो दूध है जो जिसमें फुलाया हुआ था, वह दूध से छान के उसको ले लेना है, दूध को रखना है। फिर क्या करना है कि केसर लेना है, दालचीनी लेना है, और उसी तरह से साल मिश्री करके एक आता है, सफेद मिश्री लेना है, इसका चूर्ण डाल देना है। और फिर क्या करना है कि ये जो गेहूं वाला जो भाग है उसका ना आप ना अच्छे से फिर सुखा दीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए जो दूध में फुलाया हुआ है, और फिर उसको अच्छे से पीस देना है और उसको सुखा देना है। फिर क्या करना है कि 1-1 चम्मच इसको और इसमें मिश्री डाल दिया, केसर डाल दिया, जो गेहूं का आटा टाइप था जो दूध में पूरी तरह से ये किया था। और फिर क्या करना है कि जो साल मिश्री रहता है, सफेद मिश्री रहता है, अलग अलग मिश्री रहते हैं, उन सबको ये खड़ी साकर मराठी में बोलते हैं, उसी उतना मात्रा में मिक्स कर देना है उसको। फिर क्या करना है कि वंग भस्म 1 गुंजा की मात्रा में लेना है, गुड़ लेना है चीनी के साथ मिक्स करके, और वंग भस्म जरूर होना चाहिए, तब सेवन करने से शुक्र धातु बहुत अच्छा हो जाता है। ये 14 या 21 दिन तक देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें क्या क्या करना चाहिए, तो घी के साथ रोटी खाना चाहिए। फिर क्या करना है कि चीनी और दूध यह पीना चाहिए, मीठा दूध पीना चाहिए। फिर उसके बाद में चावल और दाल यह खाना चाहिए, और ऐसे चीजें खानी चाहिए जो शरीर को पुष्ट करती हैं। सब्जियां खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, इन सब ये पत्ते कारक है। और क्या नहीं खाना चाहिए, जब भी आप शुक्र धातु पे काम करते हैं तो क्षार का सेवन बंद कर दीजिए।
उसी तरह से मिर्ची मसाला बहुत ज़्यादा और खट्टा जो पित्त का प्रकोप करे, क्योंकि शुक्र जो है शुक्रम सौम्यम बोला है। अगर आपने बहुत ज़्यादा तीखा चीज़ खाया तो उससे क्या होता है कि स्पर्मेटोजन, और टाइट जीन्स नहीं पहनने देना है। और पेशेंट जहाँ पर भी कोई कपड़ा पहनता है मतलब वहाँ पे, तो हमेशा ये ध्यान रखे कि हीट ना लगे उसको। नहीं तो क्या होता है, लोग तो नॉर्मल ड्रेस भी पहनते हैं लेकिन ऐसे जगह बैठते हैं, कंटिन्यू बैठना पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेगावरोध भी हो जाता है, हीट भी लगती है। और जीन्स अगर पहने हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जो टाइट जीन्स पहना जाता है, और उससे स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और शुक्र बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से और भी मैं बता रहा हूँ, तो कुछ पुष्टि देने वाले और धातु स्त्राव को बंद करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं कि हम लोग यूरिन पास करने गए या पॉटी करने गए और उसके साथ ही शुक्र निकल गया, इतना बेकार हालत रहती है, और कमर दर्द भी वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या करना है कि जो सेमल होता है, जिसको शालमली बोलते हैं, उसकी छाल लेके आना है। शालमली की छाल आप लोगों को कहीं पर भी मिल जाएगा, आप सबके सिटी में शालमली के वृक्ष होते ही हैं, तो उसकी छाल लेके आना है और उसको ना उसकी छाल ले लिया एक, और उसी का जो सफेद फूल आता है वो अगर सीजन के हिसाब से आ रहा है तो वह भी लेना है, सुखा के पाउडर बना देना है, और छाल का भी हमें पाउडर बना के लेना है। और उसमें फिर क्या करना है कि थोड़ा धूप में सुखा के धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सुखाना है, और फिर क्या करना है, चूर्ण करके और दूध में मिक्स करके और ये खाना है। तो इससे जो धातु स्त्राव हो रहा है, क्योंकि कषाय रसात्मक है, शालमली जो है ना बहुत ही अच्छा पिच्छल द्रव्य है, और मोचरस उसी से बनता है, शालमली के निर्यास को मोचरस बोलते हैं। तो वह अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम लोग कैसे पिच्छा बस्ती देते हैं, प्रवाहिका में देते हैं, तो इसी तरह से शालमली जो है उसमें पिच्छलता बहुत ज्यादा रहती है, और वह क्या रहता है, शुक्र के लिए अनुकूल रहता है उसका सेवन कराना, शुक्र को वो बढ़ा देता है शालमली। और वीर स्त्राव जो हो रहा है तो ये कषाय रसात्मक भी होता है, मधुर भी होता है, तो कषाय रस से क्या कर देता है कि शुक्र को गाढ़ा करता है, और यह शुक्र स्त्राव हो रहा है उसको ये रोक देता है। ठीक है, शुक्र जब पतला है तो उसका द्रव गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, भले वो कम आते हैं लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में हो गया है। तो कषाय रस जो रहता है उसमें पार्थिवता लेके आता है, पार्थिवता लेता है तो वो घट्ट बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से पुष्टि को बढ़ना है, शुक्र की पुष्टि करना है, धातु स्त्राव को ठीक करना है, और तो हमें क्या करना है कि त्रिकटु लेना है, शुंठ मरीच पिपली लेना है, और पिपली मूल भी ले लेना है, लवंग ले लेना है, जायपत्री लेना है, जायफल ले लेना है, और जो इलायची होता है ये सबको समान मात्रा में लेके और पीस देना है। और पीसने के बाद में क्या करना है कि उसमें गेहूं का जो सत्व रहता है, गेहूं का सत्व कैसे बनाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, या गेहूं का आटा भी ले लीजिए, उसको मिक्स करके और घी बहुत ज्यादा डाल के, और फिर चीनी डाल देना है और उसका पाक करना है, और पाक होने के बाद ना इसकी 21 लड्डू बनाना है, और लड्डू बना के उसका लड्डू टाइप बना के फिर उसको ना थोड़ा सा घी में पका देना है, तो ये एक तरह से बड़ा टाइप बन जाएगा, और इसको दो दो सुबह शाम खाना है, और फिर दूध पीना है, जो मैंने बताया इतना सारा चीज। त्रिकटु लेना है, पिपली मूल लेना है, लवंग लेना है, जायफल लेना है, इलायची लेना है, और जायपत्री लेना है, इन सबको लेके और फिर गेहूं का आटा या गेहूं का सत्व जो रहता है वो एक शेर की मात्रा में बताए हैं, उन सबको मिक्स करके बहुत सारा घी डाल देना है, जितना आप पेशेंट के लिए साथ में है। हम लोग तो 50 से 100 ml दिन भर घी खाने को बोलते हैं, हम लोग ज्यादा घी बोलते हैं। अभी आपका पेशेंट कैसा है वो, इसलिए मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक डोज नहीं बताता हूँ, क्योंकि पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, मैं केवल मेडिसिन बता रहा हूँ, डोज आप लोगों को कम ज्यादा करके देना है, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। फिर उसको क्या करना है कि वह लड्डू बना के दीजिए, या फिर अपना घी में उसको तल दीजिए, और इसको खा के फिर घी में ही तला हुआ होना चाहिए, फिर इसको खा के दूध और जो भी दूध और फ्रूट्स वगैरह है, खासकर गाय का दूध देना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा धातु स्त्राव जो हो रहा है उसमें कंट्रोल हो जाता है, और ये पुष्टि भी दे देता है। इसी तरह से जो बरगद जो रहता है, बरगद का वृक्ष आप लोग को पता है, बनियान ट्री, उसका छाल निकालना है वृक्ष से, और उसका काढ़ा बनाना है, और उसमें चीनी डाल के वह देना है, या फिर बरगद का जो फल का बीज होता है उसका प्रयोग करना है मधु और शहद और घी के साथ। तो इससे ना ये मधु और शहद खा के और फिर बरगद का छाल का चूर्ण लेके और फिर दूध पी लेना है, एक गिलास सुबह एक गिलास शाम को। इससे ज्यादा भी दूध पिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। बस ये है कि विरेचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुग्धम च मूत्रम च विरेचना नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में दूध ले लिया और विरेचन हो रहा है तो पेशेंट को ना बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ये क्या डॉक्टर है, बार बार लूज मोशन तो हो रहा है। ऐसा में नहीं करना, पहले हम एक एक कप से शुरू करें, जितना उसको साथ में है जितना पच जाता है, क्योंकि इसमें सारा त्रिकटु और पिपली मूल है, तो ये दूध ऑटोमेटिकली पचा ही देगा, लेकिन वो अनुपान के रूप में दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से बरगद का जो आगे ये आता है ना, जो
जो हम लोग बहुत सारे लोग ये करते हैं, वटांकुर, वटांकुर का प्रयोग हम लोग करते हैं पुष्य नक्षत्र में। तो वटांकुर को भी तोड़ के लाना है, उसको पीस देना है, दूध में पका के उसमें चीनी डाल के, वह भी सुबह शाम पेशेंट को देना है। तो गर्भिणी को भी हम दे सकते हैं, प्रजा स्थापन करता है, जिसको हैबिचुअल एबॉर्शन है, तो कषाय रस से वो एबॉर्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। स्त्रियों को दे दीजिए, लेकिन शुक्र बढ़ाने के उद्देश्य से अगर देना है, शुक्र बढ़ाने के उद्देश्य से देना है, तो इसको ये बड़ा बना दिया हमने, पकोड़ा टाइप बना दिया घी में, या फिर हमने चूर्ण का सेवन कराया और उसके बाद में दूध पिया, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से बरगद का जो फल का बीज का चूर्ण है, उसका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से क्या करना है कि अगर अच्छा खाना पीना रहा, मन भी बहुत खुश है, प्रसन्न है, तो ऐसे दोस्त मिले, ऐसा परिवार मिला, खुश इंसान भी ऐसे अच्छा खाना पीना खाएगा, दूध पिएगा, एक्सरसाइज करेगा, फ्रूट्स खाएगा, तो वह भी अपने आप ही शुक्र धातु अच्छा कर जाता है। कृष मनुष्य भी ऐसे बोला है कि वो डुक्कर सुअर की तरह इतना मोटा हो जाता है अगर उसने अच्छा खाया पिया तो, कृष मनुष्य भी। इसी तरह से क्या करना है कि सफेद प्याज लेना है, और फिर क्या करना है कि उसमें ना ऐसे छेद करना है, और उसमें फिर मधु डाल के उसको मधु में या तो डिप करके रख दीजिए। मैं फिर से बताता हूँ, सफेद प्याज ले लेना है, और उसमें ना क्या करना है कि ऐसे कुछ तो ऐसे क्या बोलेंगे, होल टाइप करना है, सुई टाइप, बड़ा सुआ रहता है या सुई रहता है ना, वो जो सफेद प्याज रहता है उसमें ऐसे 40 बार उसमें ऐसे छेद करना है। 40 बार छेद कर दिया पूरा एक प्याज में। फिर उसके बाद में क्या करना है कि शहद लेना है, ऐसा पात्र कि वो पूरा डूब जाए, और उसके बाद में क्या करना है कि उसको ना जो किचन होता है वहां पे ऐसे टांग रख देना है, फिर वो पकेगा। और या तो आप पका हुआ ये खाइए मधु के साथ, लेकिन मधु को गर्म नहीं करना चाहिए, तो आचार्य बोलते हैं कि पका के तो नहीं खाना चाहिए। इसको क्या करना है कि वहां के ऊपर रख दें, डायरेक्ट हीट ना मिले उसको, और फिर क्या करना है कि 30 या 40 दिन ये हो जाए, ऐसे आपने रख दिया, या थोड़ा थोड़ा हीट मिले, मैं डायरेक्ट हीट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मधु वगैरह के पास रख दीजिए, मधु में डिप करके वो प्याज को रख दीजिए, और ऐसा 30 से 40 दिन तक रख के रखना है। डायरेक्ट हीट ना मिले, लेकिन थोड़ा गर्मास मिले, मधु और ये इसको हल्का हल्का गर्मास मिले, इसलिए 30-40 दिन तक रखना है। और उसके बाद में क्या करना है कि ऐसे बहुत सारा प्याज ले लिया, बहुत सारा शहद ले लिया, तो फिर ना थोड़ा थोड़ा पीसेस में खाइए, या फिर एक प्याज रोज दिन भर में खाइए, तो इससे भी वीर्य की पुष्टि होती है और वीर्य वर्धक होता है। इतना बढ़िया बता रहे हैं। और जो लोग प्याज खाते हैं ना, तो आप लोग काश्यप संहिता पढ़ेंगे तो उसमें ये पलांडु रसायन, रसोन रसायन, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। तो ऐसा बोला है कि उड़ीसा जो कलिंग की जो राजकुमारियां थी ना, वो, और बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में भी बताया कि प्याज और लहसुन का जो असली में बौद्ध धर्म ने ये बोला कि प्याज लहसुन मत खाओ और बहुत ज्यादा सात्विक रहो। जैन धर्म ने भी बताया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग थे बौद्ध धर्म में जो प्याज लहसुन खाते थे। तो उसमें बौद्ध धर्मों के बहुत सारे बुक्स हैं, नवनीतक ग्रंथ ऐसे बोलते हैं, तो उसमें बोला गया है कि प्याज खा के उड़ीसा की जो राजकुमारियां होती थी बहुत ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव हो जाती थी, काम वासना बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि शुक्र को ये बढ़ाता है। स्त्रियों का स्किन बहुत अच्छा होता था राजकुमारियों का। तो पुरुष लोगों को भी खिलाया जाता था कि प्याज को रसायन के रूप में आप सेवन करिए, मतलब रोज एक प्याज तो खाना ही है। उसी तरह से जो मैंने बताया ना कि एक ये ले लेना है जिसमें हम अचार डालते हैं, उसको हम बरनी बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो वो जो रहता है ना मुल्तानी मिट्टी, चाइनीज मिट्टी से बना हुआ रहता है, चीनी मिट्टी से बना हुआ जो एक वो रहता है अचार का जो रहता है, तो उसी में क्या करना है कि मधु डाल के, मधु से पूरा आधा भर दीजिए, और एक एक प्याज को लेके उसमें सुई घुसा घुसा के और उसमें डिप करके रख दीजिए, और वो ना ऐसे बांध के मुख बंद करके और ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ चूल्हा जलता है। आजकल तो गैस का जमाना है, पहले के जमाने में चूल्हा जलता था, तो थोड़ा थोड़ा हीट लगना चाहिए, ऐसा बोला गया है। और फिर इसको 30-40 दिन तक रख दिया, और इसमें फिर एक प्याज दिन भर में खाना है जो मधु में डिप किया हुआ है, इससे बहुत ज्यादा वीर्य बढ़ता है। या फिर नॉर्मल प्याज भी अगर ज्यादा खाएं तो उससे भी सेक्सुअली इंसान जो है वो ज्यादा पोटेंट हो जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि वो तमोगुण भी बढ़ाता है, रजोगुण को भी बढ़ाता है, और उसमें सल्फर भी होता है, तो प्याज है वो खाने के लिए बोला गया है। उसी तरह से अमृता सत्व लेना है, गुड़ुचि सत्व लेना है, वंश लोचन लेना है, इलायची लेना है, फिर दालचीनी लेना है, सब एक एक भाग के मात्रा में ले लिया, और उसमें थोड़ा सा 4 भाग हमने मिश्री डाल दिया,
और इसका चूर्ण करके सुबह शाम आधा आधा तोला दूध के साथ अगर सेवन करें, मैं फिर से बताता हूँ, अमृता सत्व है, गुडुचि का सत्व है, वंशलोचन है, इलायची का जो दाना है वह ले लिया, दालचीनी ले लिया, इन सबको एक एक भाग लेके और पीस देना है, और उसमें 4 भाग हमें मिश्री का चूर्ण, ऐसे पिसा हुआ जो मिश्री का भाग रहता है वो मिक्स करके रख देना है, और आधा आधा तोला में मतलब 5-5 ग्राम की मात्रा में वो लेके दूध का सेवन करें, दूध में घोल के पी लें। तो इससे बहुत अच्छा पुष्टि मिलती है, शुक्र धातु घट्ट हो जाता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, स्कॉटम हो गया, फिर उसके बाद में जो इंटरनली हम लोग देखते हैं एपिडिडाइमिस रहता है, पेनिस रहता है, उन सबको ना स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो सेक्सुअली इंसान और ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। शुक्र धातु बढ़ता है तो सार्वदेहिक परिणाम भी दिखता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी दिखता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा सामर्थ्य आ जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव जो प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं ना, या फिर इंटरनली हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकली भी देखें तो वास्ट डिफरेंस रहता है। फिर उसके बाद में ये रहता है एपिडिडाइमिस रहता है, फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड रहता है, स्पर्मेटिक वेसल्स रहते हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है। तो उसको आप लोग प्रयोग करिए। इसी तरह से हमें क्या करना है कि जो ये रहता है गेहूं का आटा रहता है उसको ना भून देना है, उसमें थोड़ा सा मेथी जो रहता है, मेथी के बीज उसको भून देना है, वह डाल देना है। फिर लवंग लेना है, जायपत्री लेना है, जायफल लेना है, इलायची 4-4 तोला की मात्रा में ले लिया। तो इन सबको मिक्स करके और फिर घी में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा घी डाल के और फिर उसके लड्डू टाइप बना देना है। ऐसा 21 डेज के लिए लड्डू बनाइए और सुबह शाम एक एक गोली खा के दूध पीना है। तो इससे ना बहुत अच्छा मतलब शुक्र धातु पुष्टि मिलती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ताकत मिल जाती है। इसका प्रयोग आप लोग करिए। इसी तरह से बादाम का जो बीज होता है दूध में पका देना है, दूध में पका के खीर टाइप बनाना है, बादाम के बीज का ही चूर्ण ले लीजिए या फिर दूध में डायरेक्ट वो डाल के और पका दीजिए और उसका सेवन अगर करें, लेकिन वो एक दिन के लिए। पहले के जमाने में क्या होता था कि राजा की बहुत सारी वाइफ रहती थी, तो राजा को ऐसे वृक्ष दवाइयां देके फिर उनको समागम के लिए भेजा जाता था। तो ये जो है ना बहुत अच्छा, बादाम को दूध में पका के खीर टाइप बना के, आप लोग को मालूम होगा कि मुस्लिम जो लोग रहते हैं वो लोग कितना ड्राई फ्रूट्स डाल के शीर खुरमा बनाते हैं, और वो सच में आप लोग देखें ना साइंटिफिक है, इतना पुष्टि करता है, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है। तो इसीलिए मुस्लिम लोग में जब 4 शादियां होती हैं तो वो लोग ना एकदम फर्टाइल रहते हैं, वो लोग मतलब सेक्सुअली एकदम उनमें ताकत रहती है कि वो 4 बीवियों को भी संभाल सकते हैं और उनको खुश रख सकते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि इतना ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो लोग, और वो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा ताकत रहती है। इसका प्रयोग करिए आप लोग। इसी तरह से जो मुर्गी का अंडा का कल्क रहता है वो लेना है, मधु लेना है, सफ़ेद प्याज का रस लेना है, और इन सबको एकत्र कर देना है, एक मिक्स कर देना है, थोड़ा सा घी डालना है इसमें, और ये मिक्स करके और फिर इसमें ना इसको बना के अवले टाइप बनाना है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि नहीं तो फ्रेश बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अंडे का कल्क ले लिया, मधु ले लिया, घी ले लिया विषम मात्रा में, मधु और घी विषम मात्रा में ले लिया, और सफ़ेद प्याज का रस, इन सबको मिक्स करके अवले टाइप, वो फ्रेश खाने वाला होना चाहिए, फ्रेश बनाया फ्रेश खाना है। तो इसको लेके फिर ना ये लेने के बाद फिर आधा 1 घंटे के बाद दूध पी लेना है, बहुत बढ़िया काम कर देता है। लेकिन दूध थोड़ा नॉनवेज जो है ना, दूध और ये अंडा, इसका थोड़ा हम लोग आयुर्वेद में निषेध बोलते हैं, विरुद्धन होता है। तुरंत ही अंडा खाया, तुरंत ही दूध पिया, इसको हम लोग विरुद्ध बोलते हैं। ये खाने के 1-2 घंटे के बाद दूध पिए, तो यह शुक्र को क्योंकि वो वृक्ष बताया, मुर्गी का अंडा जो है ना वो वृक्ष बताया, वो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अंडा करी का भी प्रयोग करें तो वो भी शुक्र को बढ़ाते हैं, पुष्टि देता है अंडा करी। उसी तरह से खजूर लेना है या फिर छुहाड़ा लेना है, मधु लेना है, घी लेना है, गुड़ लेना है, इन सबको मिक्स करके और 4 तोला सुबह शाम 4-4 तोला की मात्रा में ले, 40-40 ग्राम तक ले, तो इससे भी शुक्र धातु बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से सफेद प्याज जो रहता है उसको दूध में पकाकर और फिर पकाने के बाद दूध में पका दिया और फिर उसको निकाला और थोड़ा सा ना घी में भून दिया, घी में भुनने के बाद फिर उसका सेवन कराया ना, बहुत बढ़िया ये शुक्र धातु को पुष्टि देता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। तो आगे के लेक्चर्स में मैं आप लोगों को ना और भी बताऊंगा। अभी मैं इतना विराम देता हूँ क्योंकि मैं 40 मिनट बोल रहा हूँ कंटिन्यू, और भी बहुत सारे योग में बताऊंगा, आप लोग इंतजार करिए। मेल इनफर्टिलिटी पे और भी मैं बताऊंगा अलग अलग अवस्थाओं में क्या क्या दवाइयाँ देना चाहिए। मुझे आप लोगों के ना कुछ कॉमेंट्स दिख रहे हैं, उसका मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर भारती जी नमस्ते, प्रणाम आपको, आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, आप ना अपने सब पेशेंट को ठीक कर दीजिए, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक और सम्मान्य चिकित्सक हैं। आयुष दर्पण आप सबको सम्मानित करता है क्योंकि आप लोग अच्छा केस सॉल्व कर रहे हैं और हेतु संप्राप्ति करके आप लोग लक्षण देख के चिकित्सा कर रहे हैं। और घबराइएगा मत, हम सब आपके साथ हैं। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी नमस्ते प्रणाम आपको। भारत के कोने कोने से सारे डॉक्टर मिलते हैं यहाँ पे। कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमंत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सस्मिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि सर कभी कभी ऐसे रोगी आते हैं जिनको यौवन की प्रारंभिक अवस्था में अप्राकृत मैथुन एवं हस्त मैथुन के कारण उनकी उत्तेजना पूरी तरह से समाप्त हो गई है तथा इंद्रिय का शिशु जैसा वक्रता होता है, इंद्रिय सख्त न होना आदि लक्षण। इसीलिए मैंने जो बताया ना, ये सारा मेरा जो है आज का लेक्चर वो यही है कि मतलब प्राकृत को ताकत देना है, हमें ना पुष्टि देना है उन सबको। ऐसे और द्रव्य हैं जैसे पुष्प धनवा रस, पुष्प धनवा रस दे दीजिए, वृक्ष योग दे दीजिए जिसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, मुसली है, विदारी है, कपी कच्चू का बीज का चूर्ण है, शुंठी है, इसको वृक्ष योग बोलते हैं। इसका प्रयोग करेंगे तो ये सब ठीक होता है। और पुष्प धनवा रस इसी चीज में जब वो बहुत इंद्रिय सख्त नहीं हो रहा है, शिशु जैसा हो गया है, तो इसमें बहुत अच्छा होता है। वक्रता हो गया, इन सब में पुष्प धनवा रस का प्रयोग करिए। कामनी विद्रावण रस वो बहुत अच्छा काम करता है, वो शुक्र को स्तंभित भी करता है। अगर शुक्र बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है तो कामनी विद्रावण रस का प्रयोग करिए। उसी तरह से शुक्र वल्लभ रस, शुक्र मातृकावटी, सिद्ध मकर ध्वज, त्रिवंग भस्म, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, ये ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। और इसका जब भी सेवन करें, अगर पेशेंट नॉनवेज खाता है तो उसको ये कराइए कि अंडे का सेवन रोज करे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। नहीं तो अंडे का बस्ती भी दे सकते हैं, तो वो भी मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरकिरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आपने कोई भी पेशेंट आता है दुखी ही रहता है, मतलब उसका दुख है, मेल इनफर्टिलिटी है, हमें ना किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, उसको हमें ठीक कर देना है ताकि वो सेटिस्फाइड हो। सुभाष जी बोल रहे हैं कि यूरिन के आखिर में शुक्र निकलता है, इसको शुक्र में बोलते हैं सर। शुक्र में पे मेरा एक लेक्चर भी है और मैं इस पर और लेक्चर लेने वाला हूँ, आप रुक जाइए, थोड़े दिन के बाद मैं शुक्र में पे बताऊंगा। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जगजीत मोगा जी बोल रहे हैं डायबिटीज में प्री मैच्योर इजैकुलेशन में, इसमें जो भी द्रव्य है वो मधुर रसात्मक है लेकिन मीठा के साथ नहीं देना है, इसका प्रयोग करिए। लेकिन मैं एक और लेक्चर लेने वाला हूँ डायबिटीज और प्री मैच्योर इजैकुलेशन, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको और भी बहुत सारे योग बताऊंगा। हाँ, सुभाष जी बोले प्याज और शहद के मिश्रण को गेहूं की भूसी में भी दबाकर रख सकते हैं। हाँ 100% आप कर सकते हैं। डॉक्टर विनोद जैन जी बोल रहे हैं कि तालम खाना, गोक्षुर, शतावरी, गंगेरन की छाल, कौंच बीज, खरेटी संभाग 20 ग्राम लेके दूध के साथ मिश्री युक्त डेली इंक्रीजेस स्पर्म कंटेंट स्ट्रेंथ। बहुत बढ़िया बताया सर, आपने जो बताया ये मैंने भी बताया लेकिन आपने थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन बहुत अच्छा बताया। शुक्र शोधन द्रव्य कौन यूज कर सकते, सब यूज कर सकते हैं। शुक्र शोधनीय गण बताएं, वह शुक्र जनन गण और शुक्र शोधनीय गण, इसकी गोलियां मेरे पास है, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण जी नमस्ते प्रणाम आपको। मामरा बदम मिल्क चलेगा, हाँ जी अच्छा है, बहुत अच्छा बताया आपने। कंचन जी बोले टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए क्या करना हो, हेतु स्ट्रेस, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए मैंने सब बताया, ये टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस कर देता है, बढ़ा देता है। मनीषा सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि कश्मीर के महाराजा अपने राज्यवैद्य से प्रश्न किया था कि वैद्य क्या शुक्र धातु सदा पुष्ट हो। वैद्य ने एक पलांडु दूसरे हाथ में अस्तर में रखकर प्रतिदिन दाढ़ी बनाना है तथा इसे पलांडु मधु से, आपने जो बोला वो सही है, इसका मैंने भी उल्लेख पढ़ा है, अस्तर में लेकर पलांडु को, ये आपका बात सही है, इस पर मैं बताऊंगा। पूजा जी मैं एक का अवले बताऊंगा, मेरे एक पेशेंट आए हैं, मुझे थोड़ा जाना है, आप फिर से ये सुन लीजिए, मैं कल परसों फिर से ये लेक्चर पे बताऊंगा। अभी मैं अपना लेक्चर मैं अपना नंबर देता हूँ। बबलू पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मेरे पेशेंट आए हैं, मुझे अभी तुरंत जाना है, मैं फिर बताऊंगा आपको और चर्चा करूंगा। इंटरेक्टिव सेशन में मैं सारे डाउट क्लियर करता हूँ। मुझे अभी अर्जेंट जाना है, मेरे पेशेंट का फोन आ रहा है। तो अभी मैं जाता हूँ, फिर मिलेंगे। विनोद जैन जी बोल रहे हैं गोक्षुर 3 तोला ब्लैक सिस में 3 ग्राम बॉयल इन मिल्क टेक इन इवनिंग टू स्ट्रेंथन मसल्स ऑफ पेनिस। बहुत अच्छा बताया सर, फिर हम मिलेंगे, अभी 8:15 बजे मिलेंगे, फिर मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को।